जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर के भवन में रात 2 से 3 बजे के बीच भगदड़ मच गई। 12 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में 15 श्रद्धालु घायल हुए। 3 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद मंदिर में सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। भगदड़ की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर खुद निगरानी किए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन होने के बावजूद लोग माने नहीं और भीड़ लगाई। पर्ची नहीं देखी ना, इन्होंने कोई नीचे वाली स्लिप देखी और मेरी मिसेज ऊपर अभी तक फंसी हुई ना, वो नीचे आई ना। फंसी है अभी? हाँ जी। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। कहाँ से आए आप? अमृतसर से। अच्छा, आपकी मिसेज अभी ऊपर ही फंसी है? तो कुछ पता किया आपने, किसी से बातचीत हुई? मैंने लॉसमेंट करवाई है, यहाँ भी आदकोरी में भी करवाई थी। ऊपर अभी तो कुछ आता पता नहीं? फोन पर कांटेक्ट किया आपने अपनी पत्नी? फोन बंद है ना दोनों। अच्छा, तो संपर्क नहीं हो पा रहे। तो कौन कौन आया था आपके साथ? मेरा बेटा आया था तो मेरी मिसेज थी। इसका अभी तक कुछ पता नहीं लगा। आपने कुछ प्रशासन से संपर्क किया? अभी मैं ऊपर जा रहा था ना, बाकी प्रशासन का बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। 1.5 लाख बंदा वहाँ पे कम से कम, इनको कम से कम 10 बंदे नहीं थे वहाँ पे प्रशासन के। अच्छा, मतलब नियंत्रण में कुछ लाने के लिए कोई स्टाफ नहीं? बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल। वो भी कम से कम इनको प्रशासन को पहले चाहिए था, कम से कम जब 1.5 लाख वहाँ पे बंदा आ रहा है। मिश्रा प्रयागराज से। क्या हुआ था वहाँ पे? हम लोग लाइन में लगे थे तो मतलब पीछे से काफी सारी भीड़ आ रही थी। वहाँ पे बहुत पब्लिक थी, हम लोग भी लाइन में ही लगे थे। 2 लाख से भी ज्यादा पब्लिक थी। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे लाइन में लगी थी तो सब आपस में ठेला ठेली कर रहे थे, तो उसकी वजह से प्रशासन भी थी, प्रशासन भी उधर से ठेल रही है और इधर से इधर भी ठेला ठेली हो रही। तो उसकी वजह से लोग मतलब आपस में वो हो गए, एग्रेसिव हो गए, तो इधर उधर धक्का मुक्की। यात्रा पर्ची चेक हो रही थी कहीं पर? हम लोग ऑनलाइन कराए थे यात्रा पर्ची, कुछ भी यहाँ नहीं चेक, कहीं नहीं चेक हुआ? कुछ भी यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं चेक हुआ। वर्ष 2020 में कोरोना की पहली लहर आई, 2021 में दूसरी लहर आई और अब नए साल यानी 2022 में कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते हुए केस इसकी गवाही दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नए साल में ओमिक्रॉन वेरिएंट की सुनामी आने वाली है। इसके बावजूद देश के पर्यटन स्थलों पर भीड़ की सुनामी आ चुकी है। शिमला, मनाली, डलहौजी, जयपुर, जैसलमेर, गोवा। समझ ही नहीं आ रहा कि पर्यटकों की ये भीड़ किसका स्वागत करने के लिए उमड़ी है, नए साल का या फिर कोरोना की तीसरी लहर का। भीड़ भाड़ तो बहुत है और थोड़ी सी डर भी लगती है ना, बहुत दूर आए हुए हैं घर से, तो और यहाँ पे अगर कुछ हो जाए तो थोड़ा डर लगता है। आप लोग कितने लोग आए? हम लोग 5 लोग आए हैं। किसी ने मास्क नहीं पहना था, क्यों? मास्क बस हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे ना, तो मास्क उतार के ना खाएंगे, इसीलिए मास्क नहीं पहने हुए। वैसे तो हम बर्फ देखने के लिए ही आए हैं, यहाँ पे हम न्यू ईयर मनाएंगे और मस्ती करेंगे, लेकिन यहाँ पे बर्फ तो अभी नहीं है। शायद उम्मीद है कि हम नए साल पे वो बर्फबारी तो एंजॉय करेंगे। हिल स्टेशंस पर नए साल के जश्न में लोग कुछ इस तरह डूबे हैं मानो कोरोना वोरोना कुछ होता ही नहीं। सब मन का वहम है, हर कोई नए साल का जश्न मनाने को बेताब है। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आ रहा है। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम बर्फ देखी है और मैं फुल एंजॉय कर रही हूँ। है कोरोना का डर है गई, तो मास्क तो नहीं पाया तुसी? मास्क तो फोटो खिंचा रहे सी सर। अच्छा। फोटो खिंचा के मास्क पा लेंगे। नहीं, वो तो फोटोज क्लिक करने लग गए थे, इस वजह से हटाया था। मास्क है हमारे पास। नहीं, अभी फोटो क्लिक कर रहे थे, इस वजह से हटाया हुआ बस। कुछ हमारे 5-6 दोस्त हैं तो उनके साथ हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए, तो न्यू ईयर का प्लान है पूरा कि यहाँ से न्यू ईयर 2-3 तारीख तक एंजॉय करके बढ़िया से जाएंगे। मास्क नहीं लगाया है वो मैं मानता हूँ, लेकिन अभी वो वेरिएंट इतना आया नहीं है इंडिया में,
और अगर वो स्प्रेड होता है तो उसके हिसाब से प्रिकॉशंस लेंगे, टाइम टू टाइम जो भी रहेगा सारे उसकी केयर करेंगे। मास्क है, दूरी है, जो भी सारे प्रिकॉशंस है वो सारी चीजें हम अप्लाई करेंगे। न चेहरे पर मास्क है न दिल में कोरोना का डर। 2 गज की दूरी के नियम को पूछने वाला कोई दूर दूर तक नहीं। बस नए साल के जश्न की खुमारी छाई है। लोगों की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि जान जाए पर जश्न न जाए। देश में शायद ही ऐसा कोई हिल स्टेशन हो जो खचाखच न भर गया हो। सारे होटल्स हाउसफुल चल रहे हैं। नए साल के स्वागत के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके अपने फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं। प्रशासन के कंधों पर तो मानो जिम्मेदारियों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। कुछ खाए निकाले खाने के लिए मौसम तो अच्छा है ही, यहाँ पे ठंड का जो आनंद लेना था वो भी मिल रहा है। आफ्टर लॉकडाउन फर्स्ट ट्रिप है तो अच्छा भी लग रहा है फैमिली के साथ। मास्क आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे इसलिए मैंने हटाया। मैं अच्छा एटलीस्ट पीपल शुड रिमेम्बर मी। ठीक है ना लोग, इसलिए बाकी मास्क तो लगा रखा है। नया साल हो और गोवा में सैलानियों का जमघट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर चाहे कोरोना का डर हो या पाबंदियां, लेकिन गोवा के होटल्स और कसीनो सब गुलजार हैं। घूमने के लिए आगे नहीं जाने दे रहे, आगे बैरियर लगाए हुए हैं। ठीक है, और हम वापस यहाँ पे हम आगे गए तो पुलिस वालों ने 2-3 बार रोका भी हमें वैक्सीनेशन के लिए, चेक भी किया गया है, अच्छी फैसिलिटी मिल रही है और हम 2-3 जगह गए हैं और घूम के आए हैं, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। गोवा को नए साल के जश्न का हॉटस्पॉट माना जाता है, लेकिन इस बार गोवा को कोरोना का हॉटस्पॉट बनने से रोक पाना मुश्किल हो सकता है। लगभग 2 साल बाद मिल रहा है कोविड के बाद, लेकिन एक मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि हम इंजॉयमेंट करें, लेकिन इंजॉयमेंट विथ फॉलोइंग द कोविड प्रोटोकॉल करें। जो भी आज के तारीख में कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है उसको फॉलो करें। राजस्थान के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर भी कोरोना के डर से मुक्त होकर सैलानियों का सैर सपाटा पूरे शबाब पर पहुंच चुका है। जैसलमेर के रेगिस्तान में कोरोना का खतरा पर्यटकों की भीड़ के पैरों की धूल बन चुका है। जयपुर के हवा महल के बैकग्राउंड में कोरोना के डर को हवा में उड़ाते हुए लोग सेल्फी ले रहे हैं। जयपुर के जो ज्यादातर पर्यटक स्थल हैं, जैसे कि अल्बर्ट हॉल है, जंतर मंतर है, आमेर फोर्ट है, इसके अलावा जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, यहाँ पर इन जगहों पर इस समय भारी रश है लोगों का, पर्यटकों का। जो लोग घूमना चाह रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं फोटोज खिंचवाने के लिए, पर इस समय ज़रूरी है कि वो जो कोविड प्रोटोकॉल को है अगर उसको फॉलो करते हैं तो कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं तो राजस्थान की सरकार आशंका जता रही है कि आने वाले समय में कोरोना वायरस के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सरकार की जिम्मेदारी जनता को जागरूक करने की है, पुलिस की जिम्मेदारी नियमों का पालन करवाने की है, लेकिन नियमों पर अमल करने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी और हम सब की है। माना कि नया साल आ रहा है, लेकिन नए साल में आने वाली कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी तो आ रहा है। आज का जश्न कहीं कल शोक मनाने का सबब न बन जाए। सोलन से राजेश शर्मा, जयपुर से देव अंकुर और गोवा से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। शुक्रवार की रात माता वैष्णो मंदिर भवन के ठीक बाहर भीड़ की वजह से बड़ा हादसा हुआ। भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई, 13 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को कटरा के सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश देने के साथ मुआवजे का ऐलान भी किया गया। जगह माता वैष्णो देवी मंदिर, गेट नंबर 3। वक्त देर रात 2:45। ये तस्वीरें, ये शोरगुल,
ये चीख पुकार और इस सब के बीच सुरक्षा कर्मियों की सीटियों की आवाज बता रही है कि यहाँ कोई हादसा हुआ है। हर तरफ भीड़ है, लोगों का हुजूम है, लोग एक दूसरे से सटे हैं, दूर तक सिर्फ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और इसी भीड़ की वजह से माता वैष्णो देवी मंदिर के ठीक बाहर शुक्रवार की देर रात हो गया बड़ा हादसा। बड़ी तादाद में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के बाद जल्दी निकलना चाहते थे, तो इतनी ही भीड़ थी ऐसे श्रद्धालुओं की जो माता के दरबार में जल्दी हाजिरी लगाना चाहते थे। इसी बीच रात 2:30 से 3 बजे के बीच कुछ लोगों में कहासुनी के बाद धक्का मुक्की मच गई। पहले एक शख्स गिरा और उसके बाद हालात बिगड़ते चले गए, भगदड़ मच गई और कई लोग मारे गए। 2 केंद्रीय मंत्रियों की जुबानी सुनिए कि कैसे हुआ ये हादसा। इसमें 2-3 लोग गंभीर है, बाकी लोग का इलाज चल रहा है और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं संपर्क बनाए हुए हैं, तमाम अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं, प्रशासन के लोगों के साथ भी, पुलिस कर्मियों के साथ भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी। हम भी उनको हर प्रकार से संपर्क में है उनके साथ। भगदड़ के बाद हालात भयंकर थे, हर तरफ चीख पुकार मच गई। कुछ लोग घायलों को संभालते नजर आए। इस बीच कुछ युवक घायल का हार्ट पंप करके जान बचाने की कोशिश करते नजर आए। शुरुआती तौर पर हादसा कैसे हुआ इसके बारे में पता चला है कि गेट नंबर 3 पर यह हादसा हुआ। किसी ने पीछे से धक्का मारा, एक युवक इससे गिर गया। इसके बाद लोगों में कहासुनी हो गई, जल्दी ही भगदड़ मच गई। इसके बाद हालात बेकाबू होते चले गए। कुछ चश्मदीदों की जुबानी सुनिए कि आखिर कैसे हुआ था ये हादसा। सबकी बातों से एक बात साफ है कि मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और इस भीड़ के मुताबिक इंतजाम काफी नहीं थे। के पास में आपस में भीड़ टकरा गई है, वहाँ पर कुछ भगदड़ की वजह से हो गया। जब ढलान थी, ढलान से धक्का आया, धक्के की वजह से जो श्रद्धालु थे वो नीचे जमीन पे धंस गए। जो 20-25 आदमी थे वो वहीं पे बेहोश हो गए। और मेरी मिसेज ऊपर अभी तक फंसी हुई ना, वो नीचे आई ना, फंसी है अभी। हाँ जी। और इधर से इधर भी ठेला ठेली हो रही, तो उसके वजह से लोग मतलब आपस में वो हो गए। एक चश्मदीद ने तो ये भी कहा कि कहासुनी के दौरान ही सीआरपीएफ ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया था। इसकी वजह से भगदड़ मची और कई लोग मारे गए। भगदड़ के बाद तुरंत बचाव और राहत का काम शुरू कर दिया गया। घायलों को वैष्णो देवी के ही अस्पताल के साथ साथ सेना के 20 अस्पताल कटरा ले जाया गया। कई एम्बुलेंस इस काम के लिए लगाई गई। गनीमत रही कि जल्दी ही हालात को काबू कर लिया गया। कुछ देर बाद वैष्णो देवी यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया, लेकिन इस सब के बीच कई श्रद्धालुओं के चेहरों पर मायूसी छा गई। कई घरों के चिराग बुझ गए और मातम पसर गया। 10 लाख के मुआवजे का ऐलान भी हो गया। घायलों के लिए भी मदद की बात की गई, लेकिन सवाल ये है कि नए साल के पहले दिन अगर भारी भीड़ जुटने का अनुमान था, तो फिर इंतजाम पूरे क्यों नहीं किए गए? लोगों को किस्मत के सहारे क्यों छोड़ दिया गया? कटरा से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो सवाल देखिए कहीं है और इसीलिए सीसीटीवी कैमरे में क्या तस्वीरें कैद हुई उनको खंगाला जा रहा है। हाई लेवल कमेटी भी बना दी गई है। हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। सुनील, क्या ताजा अपडेट? घायलों की संख्या अभी क्या बताई जा रही है? क्योंकि चश्मदीद कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग घायल हुए हैं, आंकड़े अभी कम दिख रहे हैं। सुनील, तुमसे एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। सुबह से ही वो लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से उस पूरे मंजर को देखा, जो मंजर उस वक्त उमड़ा। रात के करीब 2 से 2:30 बजे का वक्त था और उस वक्त
तादाद में लोग गेट नंबर 1 के ये एंट्री पॉइंट जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं यहां पर मौजूद थे। बताया जा रहा है प्रशासन का कोई वहां पर नहीं था निगरानी रखने के लिए। इनको जो एंट्री के लिए पर्ची दी जाती है उसको चेक करने के लिए कोई नहीं था। कोरोना के जो टेस्ट करवाने के बाद पर्ची चेक करने थे वो भी नहीं था। तो कई सवाल यहां चश्मदीद उठा रहे हैं। सुनील, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए घायलों की संख्या क्या है? जी अर्पिता, मैं सबसे पहले एक अपडेट दे दूं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो थोड़ी देर बाद माता वैष्णो देवी नारायणा अस्पताल जा रहे हैं घायलों का हालचाल पूछने। वो थोड़ी देर में वहां पहुंच रहे हैं और जहां तक घायलों की बात है 15 लोग इसमें घायल हुए हैं जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से बयान आया है उसके अनुसार। उसमें से 4 लोगों को जो है छुट्टी दे दी गई है। उन्हें मामूली चोटें आई थी लेकिन अभी भी 11 लोग अस्पताल में भर्ती है। और जो अभी हमें ताजा जानकारी मिली है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो अस्पताल आ रहे हैं और वो घायलों का हालचाल पूछेंगे। क्योंकि ये जो इलाका है कटरा इलाका रियासी जिले में आता है और ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के चुनाव क्षेत्र में आता है, उधमपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में। तो इसलिए वो आ रहे हैं और वो घायलों का हालचाल भी पूछेंगे। लेकिन फिलहाल उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। कटरा में इस समय जो दृश्य है काफी भयावह दृश्य है क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं और भीड़ को नियंत्रण में करना काफी कठिन हो चुका है पुलिस वालों के लिए। हालांकि पुलिस पूरी मशक्कत कर रही है लेकिन भीड़ बढ़ती ही जा रही है कटरा शहर में। और आप देख सकते हैं ये जो श्रद्धालु आए हैं कोविड के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और आप देख सकते हैं कि ज्यादातर यात्रियों ने मास्क भी नहीं पहना है। तो साफ तौर पर यहाँ पर कोविड के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं और जिस प्रकार से कल भगदड़ मची है उसमें 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद भी लोगों में अभी कोई गंभीरता नहीं है। ठीक है सुनील, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। 2021 खत्म हो गया और आज नए साल 2022 का पहला दिन है। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसा सोचते हैं कि नए साल के पहले दिन जो होता है वही साल भर फिर होता रहता है। सवाल है कि क्या नए साल के पहले दिन से एक बार फिर कई मोर्चों पर आम आदमी के लिए महंगाई आ रही है? क्या फिर साल के पहले दिन से शुरू हो रही महंगाई का सामना आम आदमी को पूरे 365 दिन करना पड़ेगा? तो क्या 2022 आने के साथ ही अब जनता को खाने के तेल की महंगाई से राहत मिलेगी? नए साल में महंगाई का हाल क्या होगा? इस जवाब से पहले साल के आखिरी 2 दिन का हाल जानिए। गुरुवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री प्री बजट मीटिंग करती है। शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होनी है। इन 2 बैठकों का नए साल में जनता पर आने वाले महंगाई के नए डोज से रिश्ता है। लेकिन चिंता की बात तो ये कि साल के पहले दिन से ही महंगाई आम आदमी की जिंदगी में दस्तक देने जा रही है। नए साल के पहले ही दिन पहली दस्तक महंगाई की बैंक चार्ज की होगी। नए साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी से एटीएम से एक लिमिट के बाद ट्रांजैक्शन करना और महंगा होने जा रहा है। इस महंगाई को लागू करने की इजाजत आरबीआई ने जून महीने में ही बैंकों को दे दी थी। पूरी कहानी यह है कि आम आदमी को अपने बैंक के एटीएम से महीने में 5 बार फ्री सुविधा पैसा निकालने, बैलेंस जांचने, मिनी स्टेटमेंट लेने जैसे कामों के लिए मिलती है। अभी तक फ्री मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट के ऊपर हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए प्लस 18% जीएसटी चार्ज कटता रहा, यानी करीब 23 रुपए 60 पैसे। लेकिन 2022 में साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से फ्री लिमिट के बाद एटीएम से प्रति ट्रांजैक्शन आपके खाते से 21 रुपए प्लस जीएसटी के साथ कुल मिलाकर 24 रुपए 78 पैसे कटेंगे। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है जी। मेरा अपना पैसा है, मैं अपने पैसे पे चार्ज क्यों दूं? पहले तो मैं बैंक में देता हूं, पहले तो बैंक मेरे से चार्जेस लेता है कोई छोटी छोटी ट्रांजैक्शन के। अब अगर मैं यहाँ से भी पैसे निकालता हूँ उसके चार्ज लगेंगे तो बहुत गलत है। अपने पैसे और कपड़े पर महंगाई का साल देखने के बाद हिम्मत जुटाकर आगे भी देखिए, क्योंकि अब खाना पकाना ही नहीं मंगाना भी महंगा होगा। कैब से कहीं आना जाना भी जनता के लिए और महंगा होगा। नए साल में फूड डिलीवरी एप्स पर भी 5% जीएसटी लगेगी। ये रकम ग्राहक नहीं बल्कि ऐप कंपनियों को भरना होगा। लेकिन ये तो तय है कि कंपनी कौन अपना जेब से भरेंगी। इसके लिए पक्का कंपनियां पैसा जनता से ही दाम बढ़ाकर वसूलेंगी। तो ऑनलाइन तरीके से ऑटो कैब बुकिंग पर भी अब 5% जीएसटी 1 जनवरी से लगेगी, यानी ऐप पर आधारित कैब बुक कराना नए साल में महंगा होगा। देश में 14% से अधिक वृद्धि हुई है महंगाई में। दूसरी बात यह है कि 8% बेरोजगारी दर बढ़ा है।
तीसरी बात यह है कि ऊर्जा में पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, बिजली हो, इसमें 40% की वृद्धि हुई है और इसके कारण से देश के लोगों के क्रय शक्ति में भारी कमी आई है। बस नए साल में कुछ दिन इस बात की राहत जरूर रहने वाली है कि चुनाव तक महंगाई पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम पर पहले 2-3 महीने शायद परेशान ना करे। बाकी 1 जनवरी से भले साल बदल जाए, महंगाई का हाल नहीं बदलने वाला। आज तक ब्यूरो। बीते काफी समय से खाने के तेल की महंगाई से लोग परेशान हैं। 1 साल में इनके दाम 2 गुने हुए, जिससे लोगों का रसोई का बजट ही बिगड़ गया। महंगाई के बाद अब FSSAI की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि देश में बिकने वाले करीब 1/4 खाद्य तेलों में मिलावट की जा रही है, जिससे लोगों की सेहत खराब हो रही है। खाने के तेल की महंगाई से परेशान आम आदमी के लिए इसकी मिलावट भी मुश्किल का सबब बनती जा रही है। खाने के तेल में मिलावट का खुलासा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI की रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में जमा किए गए खाने के तेल के 24.2% नमूने मानकों पर फेल हो गए हैं। FSSAI ने देश भर के 15 तरह के खाद्य तेलों के करीब 4,500 सैंपल्स लिए थे। इनमें से 2.42% यानी 108 नमूने पूरी तरह खराब पाए गए। इनमें ऑफ्लाटॉक्सिन्स, कीटनाशक जैसे खतरनाक केमिकल्स और बड़ी मात्रा में भारी मेटल पाए गए। 24.2% यानी 1080 नमूनों की क्वालिटी बेहद खराब मिली। इन नमूनों में हाइड्रोसाइनिक एसिड जैसा जहरीला केमिकल भी मिला। इसके अलावा BR रेटिंग, फैटी एसिड प्रोफाइल और आयोडीन वैल्यू जैसे दूसरे इंग्रेडिएंट भी तय मानक से ज्यादा पाए गए। FSSAI के मुताबिक कुल नमूनों में 12.8% यानी 572 में लेबल पर किए गए दावे पूरी तरह नहीं हुए। इन खाद्य तेलों में विटामिन A, D मिलने के दावे किए गए थे, लेकिन टेस्टिंग में फेल हो गए। ऐसे सैंपल्स को मिस ब्रांडिंग कैटेगरी में रखा गया है। कई खाद्य तेलों में दूसरे तेल और केमिकल्स की मिलावट देखी गई, जबकि कुछ सेल्फ लाइफ जैसे मानकों को पूरा नहीं कर सके। FSSAI ने पिछले साल सभी तरह के तेल के सैंपल्स जुटाए थे, जिन्हें जांच के लिए अलग अलग लैब्स में भेजा गया था, जहां सुरक्षा, क्वालिटी, मिस ब्रांडिंग जैसे मानकों पर इनकी टेस्टिंग की गई। सैंपल्स की टेस्टिंग के बाद FSSAI ने इस साल 9 सितंबर को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की थी। इसमें ऑयल सर्वे रिपोर्ट को साझा कर कंपनियों से क्वालिटी और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई। खाद्य नियामक ने तेल उत्पादक कंपनियों से कहा है कि मिलावट को लेकर उनकी तरफ से जरूरी कदम उठाए जाएं। FSSAI ने प्रवर्तन एजेंसियों और राज्यों की जांच इकाइयों को मिलावट रोकने के आदेश दिए हैं। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का नियम बनाकर तकनीकी और दूसरे तरीकों से इस पर काबू पाने के निर्देश दिए। आज तक ब्यूरो।